हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन और एट इक्वेटोरियल लाइन हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो पॉइंट ना तो इसके एक्सियल लाइन में है और ना ही इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है कि जो उस डायपोल से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। और सेंटर ऑफ डायपोल के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो इस के पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये हमने देखना है, ठीक है। अब इस डायपोल की वजह से, ठीक है, एक आपके पास नेट इलेक्ट्रिक मूवमेंट होगी जिसे मैंने P वेक्टर से डिनोट किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो डायपोल होता है उसकी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने इसे दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है। ये कंपोनेंट आया हमारे पास P cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट आया है P sin थीटा, ठीक है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, P cos थीटा वाली लाइन को, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया और एक्सटेंड करने के बाद मैंने इस लाइन को A1 B1 नाम दे दिया है। P sin थीटा वाली लाइन को भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, और इस लाइन को मैंने A2 B2 नाम दे दिया है, ठीक है। अब ये जो A1 B1 लाइन है, ये A1 B1 लाइन इस पॉइंट के साथ देखें, आप K पॉइंट के साथ देखें तो ये K पॉइंट A1 B1 लाइन के साथ इसी लाइन पर एक्सियल पॉइंट बन गया, ठीक है। A1 B1 जो लाइन है उसी पर K एक एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एक्सियल लाइन का फॉर्मूला पहले डेरिवेशन में किया था, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सीधा इस टॉपिक पे जंप ना करें, सबसे पहले जो हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की डेरिवेशन की थी एक बार उसे देख लें, ठीक है। तो हमने देखा था एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, और ये फॉर्मूला भी किस केस में होता है, जब शॉर्ट डायपोल होता है। अदरवाइज तो ए वाली टर्म भी होती है, क्योंकि 2a जो डायपोल की लेंथ है, इस लेंथ को जब हम इग्नोर करते हैं तब ये हमारे पास एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ये K पॉइंट भी A1 B1 की एक्सियल A1 B1 की लाइन पर ही है, एक्सियल पॉइंट है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया। सिर्फ P की जगह हम क्या लिखेंगे, P cos थीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि
A1 B1 पर जो नेट डायपोल मूवमेंट है वो P cos थीटा है, बाकी जो फॉर्मूला है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 2P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 B1। अब एक्सियल लाइन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उसी लाइन पर होती है। तो E1 की अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये E1 की डायरेक्शन है। अब दूसरा जो कंपोनेंट है वो है A2 B2। ठीक है, ये A2 B2 कंपोनेंट है। और अगर हम देखें तो इसके लिए ये जो K पॉइंट है वो इक्वाटोरियल लाइन पर है, इक्वाटोरियल लाइन पर है। हमने किया था ना इक्वाटोरियल लाइन वाला, देखिए केस। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज होता है, ये प्लस क्यू चार्ज होता है, ये सेंटर होता है, और ये पॉइंट जो होता है जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो आपके लिए इक्वाटोरियल पॉइंट होता है। तो इसके लिए ये के पॉइंट इक्वाटोरियल पॉइंट है। और अगर हम वो वाली डेरिवेशन को याद करें अच्छे से तो उसमें क्या होता है कि दो जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया था, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को वो कैंसल आउट कर रहे होते हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, ठीक है, एक बार रिकॉल करें जो हमने इक्वाटोरियल लाइन में किया था, बिल्कुल वैसे ही अगर ये A2 B2 है तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला आपने वही लगाना है जो हमने इक्वाटोरियल लाइन के लिए फॉर्मूला किया था। ठीक है, वहां पे P लिखा था, लेकिन यहां पे हम P की जगह क्या लिखेंगे, P साइन थीटा लिखेंगे। अब ये आपकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट आ गए, इनकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इनका वेक्टर सम। ठीक है, वो इनका वेक्टर सम होगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो, E1 और E2 जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि A2 B2 और A1 B1 आपस में परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो क्या कहता है, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, क्योंकि cos 90 है तो वो वाला जो कंपोनेंट है वो तो उड़ ही जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, दोनों की हम वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब P स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर क्या आ गया, अंडर रूट के बाहर क्या आ गया, P आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। R क्यूब का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन लेकर बाहर निकाला तो R क्यूब आ गया। यहां पर अंडर रूट के अंदर क्या रहा, यहां पे 2 cos थीटा का स्क्वायर रहा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।